हाँ जी, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है भाई सोनू साइंस अड्डा 149 यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज आप लोगों की फर्स्ट क्लास है। आज आप लोगों को फर्स्ट वीडियो ये साइंस के कुछ क्वेश्चन की मिलेंगी और इस चैनल पर सोनू साइंस अड्डा 149 इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को साइंस के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मिलते रहेंगे। एक वीक में आपको 4 से 5 क्लासेस यहाँ पर वीडियो यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन की मिलती रहा करेगी। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के जो क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ अभी। तो स्क्रीन पर सामने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। और एक बात सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सोनू साइंस अड्डा 149 इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। और क्लास आपको अच्छी लगे तो बाद में देखने के बाद में आप इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना इस चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इससे जुड़ जाएं। और बीच बीच में आप लोगों को ये क्लासेस मिलती रहेंगी। बीच बीच में आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी बच्चा किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। अब कंपटीशन एग्ज़ाम लाइक एसएससी की कोई बच्चा तैयारी कर रहा है या स्टेट पीसीएस की कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, अगर किसी बच्चे को अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे कि टीजीटी देना है, टीजीटी के अंदर भी आपका किसी भी गवर्नमेंट का टीजीटी आपको देना है, जैसे अभी हमारे एचटेट का एग्ज़ाम होने वाला है हरियाणा के अंदर, इसके अलावा सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप टीजीटी साइंस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर क्लासेस देखने को मिलेंगी इस चैनल पर। तो सोनू साइंस अड्डा 149 इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। आज आप लोगों को पहली क्लास मिल रही है तो बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। जो भी बच्चा इस क्लास को देखे प्लीज़ इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की क्लासेस मिले, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की वीडियो मिले, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना कि आप लोग चाहते हैं कि आपको और अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएं और कौन से एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन से कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये भी आप कमेंट करके बता देना, उस हिसाब से फिर आपको और ज़्यादा क्लासेस इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो सोनू साइंस अड्डा 149 इस यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। इसी स्वागत के साथ आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए, इस चैनल पर आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बेटा वो एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ऐसे छांट छांट के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और जो आप लोगों को डेफिनेटली एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है कि जब कोई लिफ्ट, फिजिक्स का क्वेश्चन है बेटा ये, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में साइंस के आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो आप लोग अगर कमेंट्स करेंगे तो इस हिसाब से हम अलग अलग जैसे क्वेश्चन भी बना देंगे कि अगर कोई बच्चा एचटेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई बच्चा सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उस हिसाब से भी क्वेश्चंस की वीडियो आप लोगों को बनाकर हम यहाँ अपलोड कर देंगे चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी चैनल पे ये आप लोगों को फर्स्ट क्लास ही देखने को मिलेगी, आज पहली क्लास, ये पहली वीडियो आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको बहुत सारी क्लासेस आपको रैंडमली देखने को मिलेंगी। जब कोई लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का जो स्पष्ट वजन है वो क्या होगा? जब कोई लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है, जब कोई लिफ्ट नीचे की ओर जाएगी तो वजन क्या होगा बेटा? जो वास्तविक वजन है उसके बराबर होगा, यानी उस व्यक्ति का जो नॉर्मल वेट है उसके बराबर होगा, या फिर वास्तविक वजन से अधिक होगा। जो उसका नॉर्मल वेट है, मान लो कोई 60 किलो का है तो 60 से वो ज्यादा फील करेगा अगर नीचे जा रही है तो, या फिर वास्तविक वजन से कम होगा या जीरो होगा। देखो, जीरो तो होगा नहीं, तो यहां पर जो आंसर होगा बेटा, करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा वास्तविक वजन से कम होगा, क्योंकि लिफ्ट जो है वो कहां जा रही है? नीचे की ओर बढ़ रही है। जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ेगी तो उसका जो वेट है वो नॉर्मल वेट से उसको कम फील होगा। तो याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मृतोपजीवी कवक का उदाहरण है? मृतोपजीवी कवक, मृतोपजीवी कवक का उदाहरण है, यानी सैप्रोफाइटिक फंगस है। देखिए, यहां पर आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है? सैप्रोफाइटिक फंगस के लिए ऑप्शन क्या मिल रहा है? शैवाल, फिताग्रेमी, पेंसिलियम या अमरबेल। तो आप लोगों को मैं बता दूं एक बात, क्या कि इन सभी ऑप्शन के अंदर से सैप्रोफाइटिक कवक के बारे में पूछा है, मृतोपजीवी कवक के बारे में पूछा है, यानी कि जो मरे हुए जीव पर जो कवक पैदा होगा उसके बारे में पूछा है। तो इनमें से
पहली बात तो यह है कि कवक जो है इन चारों ऑप्शन में से पेनिसिलियम कवक है, सिर्फ एक ही कवक है। शैवाल तो शैवाल होती है एल्गी, इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी। फीता कृमि जो होता है इट इज अ फ्लैट वॉर्म। फीता कृमि जो है ये एक फ्लैट वॉर्म होता है, इट इज अ फ्लैट वॉर्म। चपटा कृमि होता है, फ्लैट वॉर्म होता है, जो एनिमल किंगडम के प्लेटीहेल्मिन्थीज ग्रुप में आता है। और अमरबेल जो है ये एक पैरासाइट होता है, परजीवी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा पेंसिलियम। इसका करेक्ट आंसर होगा पेंसिलियम। दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को कि कौन सा मृतोपजीवी कवक का उदाहरण है, सेप्रोफाइटिक फंगस कौन सा है इनमें से, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर विल बी पेंसिलियम, पेंसिलियम। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मधुमेह होने का कारण क्या है? मधुमेह होने का कारण क्या है? अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाए तो डायबिटीज का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर डायबिटीज? उस व्यक्ति के अंदर एक हार्मोन होता है बेटा इंसुलिन। कौन सा हार्मोन होता है? इंसुलिन। इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है इसे छोड़ने के लिए हमारे शरीर में एक ग्लैंड होती है विच इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाज होती है वो क्या करती है? इंसुलिन नाम के हार्मोन को छोड़ती है, इंसुलिन नाम के हार्मोन को सेक्रेट करती है। तो इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है अगर ये कम हो जाए, इसका लेवल अगर हमारे ब्लड में कम हो जाए तो डायबिटीज हो जाता है। तो डायबिटीज का कारण क्या है? इंसुलिन का कम उत्पादन। ठीक है, इंसुलिन का जो लेवल है वो कम हो जाना, ये मधुमेह का कारण होता है, डायबिटीज का कारण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पक्षियों द्वारा किया जाने वाला परागण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परागण इन इंग्लिश? इंग्लिश में परागण क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। तो जब बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होगा, देखिए बर्ड्स के द्वारा, पक्षियों के द्वारा जब पॉलिनेशन होगा, बर्ड्स के द्वारा जब पॉलिनेशन होगा तो उसे क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी याद रखना आप लोग कि जब बर्ड्स के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो ऑर्निथोफिली होता है, ऑर्निथोलॉजी होता है बर्ड्स की स्टडी, ऑर्निथोफिली होता है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, एंटोमोफिली होता है बेटा पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। ठीक है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। हाइड्रोफिली होता है पॉलिनेशन बाय वाटर। ठीक है, पॉलिनेशन बाय वाटर। एम्ब्रियोफिली के बारे में मुझे नहीं पता है तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये तीनों मैंने पढ़े हुए हैं, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली और हाइड्रोफिली। तो इसको आप याद रखिएगा कि वाटर के द्वारा हाइड्रोफिली, इंसेक्ट्स के द्वारा एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली जो होता है पक्षियों के द्वारा होता है। और अगर आपसे पूछे कि हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोलेंगे? हवा के द्वारा बोलेंगे एनिमोफिली। जो पॉलिनेशन होता है हवा के द्वारा उसे बोलेंगे एनिमोफिली। एनिमोफिली बोलते हैं हवा के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को। हवा के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन जो है वो एनिमोफिली होता है। और अगर हमारे द्वारा यानी कि मानव के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, मानव के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे बोलते हैं एंथ्रोफिली। मानव के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे बोलते हैं एंथ्रोफिली। ठीक है, तो पॉलिनेशन का क्या होता है? पॉलिनेशन का मीडियम होता है। पॉलिनेशन किस किस के जरिए होता है? हवा से होता है, इंसेक्ट से होता है, ह्यूमन से होता है, एनिमल से होता है और बर्ड से भी होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मकड़ियां किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? मकड़ियां जो होती हैं बेटा, स्पाइडर जो होती हैं वो किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? मोलस्का के अंतर्गत आती हैं, एनीलिडा में आती हैं, निडेरिया में आती हैं या फिर आर्थ्रोपोडा में आती हैं? तो मकड़ियां जो हैं बेटा आर्थ्रोपोडा में आती हैं, याद रखना आर्थ्रोपोडा में आती हैं। एंड आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम का जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ग्रुप जो है एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आती हैं मकड़ियां, स्पाइडर्स। ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? तो यहां पर बताइए मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कहां पर आएगा? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या हमारे हार्ट का है, हमारे ब्रेन का है, हमारे लंग्स का है या पेट का है? तो सीधी सी बात है भाई, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है हमारे ब्रेन का हिस्सा है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है ये क्या करता है? ये इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंटरी एक्शंस जैसे कि हमारे मुंह में जो स्लाइवा बनता है, लार का बनना, ठीक है, लार का बनना,
हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा बनता है वो एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। सिमिलरली हमें खांसी आ रही है, हमें छींक आ रही है, या हमें वॉमिटिंग हो रही है, हमारे हृदय की धड़कन हार्ट बीट है, तो जो भी इनवॉलेंट्री एक्शन होगा, अनैच्छिक क्रिया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा काम करता है, जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। और ब्रेन में कौन से ब्रेन का पार्ट है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? कौन सा इनमें से टाइप का प्लांट है जिसमें गांठें होती हैं? परजीवी पौधों में होती है, एपिफाइटिक प्लांट में होती है, जलीय पौधों में होती है, या लेग्यूमिनस पौधों में होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? लेग्यूमिनस प्लांट, जो दलहनी फसल वाले या दाल वाले पौधे होते हैं ना, दाल वाले पौधे पल्सिस प्लांट, ठीक है, या लेग्यूम प्लांट, जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम प्लांट्स की जो जड़ होती हैं उनमें गांठें पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा लेग्यूम प्लांट्स। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि लेग्यूम प्लांट का एग्जाम्पल दो, तो आप क्या कहोगे? लेग्यूम प्लांट के लिए अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? आप लेग्यूम प्लांट के लिए बोलोगे, लेग्यूम प्लांट के लिए चना, मटर, ठीक है, मूंग, तो ये सभी लेग्यूम प्लांट, राजमा भी लेग्यूम प्लांट में आएगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी एक इकाई है, इकाई बतानी है, तो यहां पर ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन मैंने देखा यही इसका आंसर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एक इकाई है, तो वो क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद रखिएगा, ये इसका आंसर आएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घर्षण। घर्षण को बोलते हैं हम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के द्वारा, घर्षण के द्वारा, घर्षण का मतलब क्या होता है? हम अपनी हथेलियों को ऐसे आपस में रगड़ रहे हैं। हम अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे बेटा, तो कौन सा कार्य है क्षय नहीं होता, बल्कि वह ऊर्जा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ है इधर। कौन सी? वह ऊर्जा डैश के रूप में परिवर्तित हो जाता है। भी किस कार्य का, किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, बल्कि वह ऊर्जा डैश के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या हम अपनी हथेली को रगड़ते हैं? तो जब हम अपनी हथेली को रगड़ रहे हैं तो आप लोगों को फील हो रहा है ना कि हमारी हथेली क्या हो गई है? गर्म हो गई है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। याद रखना, तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती हैं? जो चांदी होती ना, चांदी, सिल्वर, जो चांदी होती है, अगर आप उसको खुला छोड़ दो तो वो काली हो जाएगी। तो किसके कांटेक्ट में आ गई, किसके साथ उसने रिएक्शन की जिससे वो काली पड़ गई? तो यहां पर क्या आंसर होगा? सिल्वर। पहली बात तो सिल्वर है कहां? सिल्वर बी ऑप्शन में है, सी में है और डी में है। तो किसके? ये डी ऑप्शन हो जाएगा, Ag2S, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड के कारण। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु, कौन सा मेटल ऑक्साइड नहीं बनता है? मैग्नीशियम तो बनता है, लेड ऑक्साइड भी बनता है, टिन। तो यहां पर ये आएगा भाई आंसर, सिल्वर ऑक्साइड नहीं बनेगा। जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी ना, ऑक्सीजन के साथ जब सिल्वर की रिएक्शन होगी तो सिल्वर ऑक्साइड नहीं बनता है। तो याद रखना, सिल्वर इसका आंसर हो जाएगा, सिल्वर। क्या क्वेश्चन है दोबारा देख लो, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर, यानी रिएक्शन किसके साथ? विद ऑक्सीजन। इनमें से कौन है जिसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पर क्या मेटल ऑक्साइड नहीं बनेगा? तो सिल्वर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रयोगशाला के खरपतवार, खरपतवार यानी वीड, क्या होती है वीड? अनवांटेड प्लांट्स। वीड क्या होती है? अनवांटेड प्लांट। वीड का मतलब है बेटा अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। अनवांटेड प्लांट्स के नाम से कौन सी वीड को जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इसका आएगा, सॉरी, ये सारी की सारी जो है अनवांटेड वीड हैं, लेकिन प्रयोगशाला यानी जो लेबोरेटरीज होती हैं, लेबोरेटरी की खरपतवार के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर आएगा, एस्परजिलस।
एस्परजिलस एक ऐसी खरपतवार है जिसको लेबोरेटरी वीड के नाम से जाना जाता है, लेबोरेटरी वीड के नाम से, प्रयोगशाला वीड के नाम से, खरपतवार के नाम से जाना जाता है। इन चारों में से एस्परजिलस, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो है बेटा आपके जो टीजीटी वगैरह के अंदर, स्पेशल जो टीजीटी साइंस के जो बच्चे होते हैं उनके एग्जाम के अंदर इस तरह का क्वेश्चन देखा जाता है। अगर कोई बच्चा एनडीए की तैयारी करता है, सीडीएस की तैयारी करता है कोई बच्चा, या कोई बच्चा एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ रहा है, तो उसके पास भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं। कई बार जो स्टेट पीसीएस एग्जाम होता है, स्टेट पीसीएस के अंदर भी इस तरह अटपटे नाम वाले क्वेश्चन जो है वो देखे जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो तो हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जो है ये काम आएंगे। आज आप लोगों को ये फर्स्ट क्लास मिल रही है, इसके बाद आपको और भी बहुत सारी क्लासेस मिलने वाली हैं कंटिन्यूअसली। तो इस क्लास को लाइक कर देना, इस चैनल को सोनू साइंस अड्डा 149 इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और क्लासेस आपको बढ़िया बढ़िया क्लासेस चाहिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तो कमेंट कर देना। प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से एस्परजिलस को जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रिप्सिन क्या करता है? जो ट्रिप्सिन है वो क्या करता है? ट्रिप्सिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का विघटन करता है। विघटन का मतलब डिकम्पोजिशन, तोड़ देना मतलब। तो ट्रिप्सिन का काम बेटा ना तो कार्बोहाइड्रेट पर होता है, ऑप्शन को काट दो, और ना ही फैट पर होता है। ट्रिप्सिन काम करता है प्रोटीन पर। ट्रिप्सिन काम करता है प्रोटीन पर, प्रोटीन को तोड़ता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण तो नहीं करेगा, काट दो। प्रोटीन का विघटन करता है, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का विघटन, विघटन यानी कि प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। एक बात बताऊं मैं आपको, ट्रिप्सिन जो है ये एक एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन इज अ एंजाइम। ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम, ये एक एंजाइम है। और ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है, प्रोटीन को तोड़कर कन्वर्ट कर देगा इनटू अमीनो एसिड। ट्रिप्सिन कहाँ पर पाया जाता है? ट्रिप्सिन एक पैनक्रिएटिक जूस होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ते हैं पैनक्रिएटिव जूस। पैनक्रिएटिव जूस, जो पैनक्रिएटिव जूस होता है ना, पैनक्रियाज छोड़ती है, इस पैनक्रिएटिव जूस के अंदर 3 एंजाइम होते हैं। एक ट्रिप्सिन होता है, एक एमाइलेज होता है, एक लाइपेज होता है। तो ट्रिप्सिन काम करता है किस पर? प्रोटीन पर। लाइपेज काम करता है फैट पर, और एमाइलेज काम करता है स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट पर। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन होगा, प्रोटीन का विघटन करना ट्रिप्सिन का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ अगर कोई मीडियम है मान लो, और उसका क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, इंक्रीजेस टेम्परेचर। अगर किसी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो प्रकाश की गति, मान लो मैं जिस रूम में आप लोगों को पढ़ा रही हूं बेटा, इस रूम में अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, तो इस टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो इस रूम के अंदर जो लाइट की जो गति है, ठीक है, प्रकाश की जो गति है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर इस रूम में टेम्परेचर बढ़ जाए, तापमान में वृद्धि हो जाए, तो प्रकाश की गति पर बढ़ेगी घटेगी? भैया वैसे ही रहेगी ना, लाइट की जो स्पीड है वो तो वैसे ही रहेगी, ठीक है। पर अगर टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, यहां पर टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, बढ़ने के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन जो है तापमान में वृद्धि के लिए है। तो तापमान में अगर वृद्धि होगी तो जो प्रकाश की गति है वो वैसी ही रहती है, ठीक है। तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। लेकिन सर्दियों में तो टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। टेम्परेचर कम होता है, धुंध आ जाती है, तो क्या आप लोगों को लाइट दिखाई देती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना कि अगर मान लो तापमान में कमी हो जाए, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर करना कि अगर तापमान में कमी होती है तो प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि तापमान में जब वृद्धि हो रही है तो प्रकाश की गति तो वैसी रह रही है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है प्रकाश की गति पर, प्रकाश की गति पर, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट पर। लेकिन अगर तापमान में कमी हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे और भी आपको अच्छी अच्छी क्लासेस मिलने वाली हैं। सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सभी धातु जो होती हैं, सभी मेटल जो होती हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ
गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। मेटल्स जो होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट का प्रमुख कारण क्या है? उनमें जो मॉलिक्यूल हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, या उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, या फिर सभी, सारे इसके आंसर आएंगे। तो ये तो सारे ही आंसर आएंगे, क्योंकि जो मेटल होती हैं उनमें मॉलिक्यूल जो है वो फ्री मतलब एक दूसरे से टकराते रहते हैं। दूसरा, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें अणु एक दूसरे के बहुत, बिल्कुल सही बात है, वहां पर करीब होते हैं। तो इसके उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा कि कोई भी मेटल जो है वो ऊष्मा के सुचालक होती हैं। इसका कारण क्या है? तो ये सारे ही कारण हैं। तो ये क्लास जो है आज आप लोगों को इतनी ही क्लास मिल रही है। ऐसी ऐसी और भी अच्छी अच्छी क्लासेस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सोनू साइंस अड्डा 149। वीडियो को लाइक कर देना, क्लास को लाइक और शेयर भी कर देना। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी ऐसी क्लासेस आपको और भी मिलती रहें तो कमेंट करके बता दीजिएगा आप कौन से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, किस एग्जाम के आपको क्लासेस की नीड है। साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।